हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बहुत अच्छा, लगभग 69% के आसपास मतदान हुआ है और ये मतदान विकास के लिए हुआ है। विपक्षी पार्टियों ने, खासकर कांग्रेस ने, वही जो पुरानी उसकी नीतियां हैं, जाति पाति की राजनीति करना, इलाकावाद की राजनीति करना, वो मुद्दे उठाने की कोशिश की, लेकिन मतदाता भ्रमित नहीं हुआ और उसने दब के भारतीय जनता पार्टी जजपा के कैंडिडेट, जो एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सेलिब्रिटी पहलवान है, भाई योगेश्वर दत्त, उसके लिए मतदान किया है। और बड़ौदा हल्का बहुत लंबे वक्त के बाद बनी बनाई सरकार के अंदर एक योग्य विधायक को भेजकर विकास की रफ्तार में भागीदारी बनेगा और निश्चित तौर पर बड़ौदा का और गोहाना का विकास गुड़गांव की तर्ज पे होगा। जो हमारी सरकार ने नीतियां बनाई हैं कि यहाँ पर 2 एक्सप्रेसवे निकल रहे हैं, आईएमटी बन रही है, जनता बुटाना कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाने का काम मंजूरी दी है, महिलाओं के कॉलेज हैं, धान का मिल की मंजूरी दी है, पंचायतों में सुधार के लिए बहुत सारे ग्रांट दी है और लोगों में स्पष्ट इच्छा दिखाई है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसका नारा है सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक हरियाणवी एक, उस नीति पे चलते हुए, उस नीति में विश्वास करते हुए बड़ौदा हल्के के मतदाताओं ने अपना वोट कास्ट किया है। मैं उनका बहुत हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं और क्योंकि बड़ौदा का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं प्रभारी था और मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि पहली बार इस ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, जिसके अंदर सारे के सारे गांव हैं, चमन के चमन, किसानों का क्षेत्र है, इसमें कमल खिलेगा। और पिछले बहुत दिनों से कांग्रेस ने खासकर भ्रमित करने की कोशिश की, इलेक्शन कमीशन में शिकायत करती रही, अधिकारियों को शिकायत करती रही, कभी अधिकारियों की शिकायत की। और कांग्रेस की मानसिकता को देखिए, कभी तो उसने हमारे ऊपर लांछन लगाया कि हम शराब बांट रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस को शराब बांटने की आदत बहुत पुरानी है। कभी उसने कहा कि हम सिलेंडर बांट रहे हैं। कांग्रेस को इस तरह की गतिविधियां करने की आदत पुरानी है। कभी कांग्रेस के ने ये आरोप लगाया कि हम पैसे बांट रहे हैं। और हद तो जब होगी, जब हमारे छोटे छोटे बच्चे जो मतदान के लिए पर्चियां कंप्यूटराइज निकाल के दे रहे थे, उस पर एलिगेशन लगा दिया कि हम मशीन हैकिंग कर रहे हैं। अगर मशीन हैकिंग हो जाती तो फिर कांग्रेस को सोचना चाहिए, फिर पैसे बांटने की, सिलेंडर बांटने की, शराब बांटने का लांछन क्यों लगाया उन्होंने। वो अपना ये फैसला नहीं कर पाए कि हमने क्या लांछन लगाना है। जितने हथकंडे कांग्रेस अपनाती रही है भूतकाल में, वो सारे लांछन हमारे ऊपर लगाए। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं बड़ौदा हल्के के बहादुर मतदाताओं का कि उन्होंने बिल्कुल ईमानदारी से विकास की इच्छा जाहिर की है। हरियाणा सरकार और भारतीय सरकार नरेंद्र मोदी की जो नीतियां हैं किसान हितैषी, उनमें पूरा विश्वास जताया है और हमें पूरा विश्वास है मतदाताओं के निर्णय पर कि उन्होंने अच्छा निर्णय दिया है और बहुत ज़्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीतेगा। कितने मार्जिन से आपको लगता है दलाल साहब की जीत होगी? अच्छा मार्जिन होगा। नहीं, अच्छा कितना? हाँ। 10-25 हज़ार, 50 हज़ार, 45? देखिए, ये काम तो गिनती पे छोड़ दीजिए, लेकिन ये निश्चित है कि हम जीतेंगे और अच्छे वोट से जीतेंगे। दूसरे पे कांग्रेस। बाकी सीधा सीधा मुकाबला है और जगह वोटों का बंटवारा नहीं है, 2 ही जगह वोट गए।
तो ये बीजेपी ने इतने प्रतिशत वोट आएंगे जो आज तक कभी नहीं आए बीजेपी। तो ये टाइट वाइट जो मुकाबले की बात थी वो कुछ नहीं है सर। नहीं, इलेक्शन तो इलेक्शन होता है, लेकिन हमारा तो यहाँ पर कभी कैंडिडेट जीता ही नहीं था। हमारा कैंडिडेट पहली बार जीत रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट भाई योगेश्वर दत्त कमल खिलाने में सक्षम हैं और उन्होंने कमल खिला दिया है। एक तरफा जीत मानते? जीत होती है, एक तरफा दो तरफा जीत तो होती है। पहले तो कह रहे थे ना कि एक ही तरफा चल रहा है अभी भाजपा के पक्ष में। नहीं, शुरू से हमारा आकलन शुरू से 3 महीने से मैं 2.5-3 महीने से लगा हुआ हूँ। हमें मतदाताओं पर पूरा भरोसा था। मतदाता विकास की जो योजनाएं थी उसमें हिस्सेदारी करना चाहता था। मतदाता भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास जाहिर करना चाहता था और दूसरी तरफ हमारे विपक्षी जो थे उनको भरोसा था कि भाई इलाके की चौधर, जाति पाति और इस तरह के उनके नारे थे। उनके पास बताने के लिए उनकी सरकार रही, कोई ऐसी योजना नहीं थी कि उन्होंने इस इलाके के लिए कोई अच्छा काम किया हो और ना ही उन्होंने कोई भविष्य का रोड मैप दिखाया था। सत्ता में हिस्सेदारी दोगे इनको? सत्ता में हिस्सेदारी हमारा विधायक आ गया, मंत्रिमंडल की है वो काम हमारा मुख्यमंत्री जी का है और मुख्यमंत्री जी ने वहाँ कहा है कि बड़ौदा हल्के की हिस्सेदारी जरूर होगी। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि मतलब प्रतिनिधित्व मिल जाएगा। प्रतिनिधि भाजपा का विधायक चुन जाता है पहली बार तो उसका सरकार में हिस्सेदारी होगी। कृषि कानूनों का जो विरोध हो रहा था वहाँ पर कोई असर आपको लगा? ये सब कांग्रेस का षड्यंत्र था। इस इलेक्शन के लिए ही उसने उठापटक कर रखी थी, किसानों को भड़काने की कोशिश की। हमें वक्त जरूर लगा, लेकिन धीरे धीरे करके शुरू में तो कुछ कांग्रेसी किसान के रूप में आए और हमें कभी काले झंडे दिखाते थे, कभी हाय हाय करते थे, कभी रास्ता रोकते थे और तरह तरह के प्रपंच उन्होंने किए, लेकिन उनकी एक भी चाल कामयाब नहीं हुई और हम किसानों के लिए दिखाने में कामयाब रहे कि भी उनकी फसल बिक रही है, MSP भी है, बाजरा बिक रहा है, धान बिक रही है, कपास बिक रही है, मंडियां चालू हैं। जो प्रचार दुष्प्रचार कांग्रेस ने किए थे वो उन किसान के सामने थे कि मंडियां भी चालू हैं, बाजरा भी बिक रहा है, धान बिक रहा है, कपास बिक रही है, सीधा पैसा किसान को जा रहा है। तो किसान को तसल्ली हुई, ये सब कांग्रेस का ड्रामा था, किसान का इससे कोई मतलब नुकसान होने वाला नहीं था। जो केंद्रीय कानून आए हैं उससे किसान को कोई तकलीफ नहीं। अब तो चलो चुनाव हो गया, वोट भी पड़ गई, आप वहाँ प्रभारी रहे, ये बताओ कि मुख्य मुद्दा क्या रहा वहाँ? मुख्य मुद्दा 2 तरह का था। मतदाता के सामने एक तो या तो झूठी चौधर के उसमें जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री पुराने जो थे भूपेंद्र हुड्डा जी, उनका गांव सांगी से अगला गांव हमारा हल्का शुरू हो जाता है। वो अपने इलाकावाद की, जातिवाद की, झूठी चौधर की राजनीति करना चाहते थे। या तो उधर जाए या मतदाता के पास ये था कि एक जो हरियाणा में अच्छे विकास करने वाली सरकार है मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, जिसने बड़ौदा हल्के के अंदर भी खूब विकास किया है और संभावनाएं बहुत हैं बड़ौदा के और गोहाना इलाके के विकास होने की, कि उसमें हिस्सेदारी करे। तो मतदाता ने चुना है कि जो आज की सरकार है मनोहर लाल जी के नेतृत्व में वो अच्छा काम कर रही है और उसमें वो हिस्सेदारी करने के लिए तैयार हुए हैं। नहीं, जो हमने वायदे नहीं किए, हमने जो लोगों से मांग की है, 2-3 चीज़ों को छोड़ के सब चीज़ें मंजूर कर दी हैं। एक IMT का मामला है जो जिसमें ज़मीन का इकट्ठा करने का मसला है, और एक यूनिवर्सिटी का जो असेंबली में बिल अगले, क्योंकि उसके कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से रुक गया था। तो 2 ही चीज़ हैं, बाकी चीज़ हमने सब कर दिया। सर, एक तो किसानों के जो धरने हैं वो जारी हैं। फिर मैं कहता हूँ ये अब ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ये कांग्रेस ने कर रखा था। कांग्रेस को नतीजे आने के बाद में कांग्रेस को इस धरने करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि किसान जो हैं वो इस चीज़ से किसी भी तरह से प्रभावित नहीं है। केंद्रीय बिल से, केंद्रीय कानून से किसान को लाभ है, किसान को नुकसान नहीं है। सर, जिस तरह से पंजाब पड़ोसी राज्य है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर विरोध हो रहा है,
कहाँ पे ज़्यादा लोग जो है पंजाब में तो सही मायने में सरकार और विपक्ष दोनों मिलके वो इसका विरोध कर रहे हैं, और वो किसान के हित के लिए नहीं, निजी हितों के लिए इसका विरोध कर रहे हैं। मुझे जो जानकारी मिली है, प्रभुत्व जो है पंजाब में नेताओं का ज़्यादा है मंडियों में, और वो अपना हित देखना चाहते हैं, और आम गरीब किसान का शोषण जो कितने सालों से होता आया उसको जारी रखना चाहते हैं। पंजाब ने पास किया है बिल कि भाई 3 साल की सज़ा हो जाएगी एमएसपी से नीचे कोई अनाज नहीं बिकेगा तो, और उसमें उसने सारी फसलें नहीं ली, सिर्फ 2 फसलें ली हैं, धान और गेहूं की, जो केंद्र सरकार करती है। और उसने क्लैरिफाई नहीं किया कि भाई धान मान लीजिए या गेहूं मान लीजिए मशीन से निकालते हैं, आधा कट जाता है, मैं जो एमएसपी से खरीद होने ये केंद्रीय जो परचेज है उसमें नहीं आ पाता, उसको पंजाब का किसान आज 100-200 रुपये 300 रुपये नीचे में किसी को बेच देता है। अब कोई खरीदार होगा नहीं तो वो किसान जो है, या तो पंजाब गवर्नमेंट कहे कि हम 12 मास मंडी चलाएंगे, 12 महीने की 12 महीने धान की परचेज भी करते रहेंगे, गेहूं की परचेज भी करते रहेंगे, तब तो ये बिल पास करने का कोई पर्पज़ होता है। अगर वो 2 महीने करके तो 10 महीने किसके हवाले छोड़ रहे हैं? फिर किसान को अपना अनाज हरियाणा के मंडियों में लेके आना पड़ेगा, और हरियाणा में उसको बेचारे को और भी कम कीमत मिलेगी। सर सीएम जो है, सर जो सीएम है पंजाब के, वो भी धरने पर हैं आज इसी मुद्दे को लेकर, क्योंकि राष्ट्रपति से मुलाकात जो है वो नहीं हुई, दिल्ली में उनका धरना है, क्या किस तरह से देखते हैं? ये सब एक राजनीतिक प्रपंच है। उन्होंने, मैं कहता हूँ कि असेंबली में बिल पास किया था, उसको अमेंड करें और उसमें यह कहें कि हमारी जो खरीद है, गेहूं 12 महीने मंडी में सरकार खरीदेगी, धान 12 महीने सरकार खरीदेगी, तब तो इस बिल का, और बाकी की जो फसलें हैं, बाजरा है, मक्का है, मूंगफली है, जैसे बाजरा या हरियाणा खरीदता है, कपास, उनकी परचेज भी जारी रहेगी। उसकी एक इंटेंशन इस बात से पता चल जाती है कि वो हेडलाइन बनाना चाहते हैं, लेकिन किसान हित में कोई फैसला नहीं करना चाहते। और दूसरी बात यह है कि आज हरियाणा के अंदर हमने लगभग 5 लाख मीट्रिक टन के आसपास बाजरा खरीद लिया। पिछले साल 3 लाख खरीदा था, उससे पहले 1.5 लाख खरीदा था। और राजस्थान गवर्नमेंट, जहां पंजाब की पार्टी की सरकार है, केंद्र सरकार प्रदेश की सरकार है कांग्रेस की, वहाँ 1200-1300 रुपये बाजरा बिक रहा है, हम 2150 अपने किसान को दे रहे हैं। उनको पंजाब का बाजरा हमारे यहाँ आ रहा है, पंजाब में बाजरा नहीं खरीद रहे, पंजाब में ना मूंग खरीद रहे हैं। तो ये जो केंद्र की परचेज है, 2 ही आइटम एफसीआई की परचेज होती है सेंट्रल पूल के लिए, उसको भी खराब कर दिया उसके भी किसान को। पंजाब को चाहिए कि कम से कम इन 2 को तो 12 महीने मंडी करे, और 1.5 महीना जो केंद्र की परचेज है उसके लिए चलने दे, बाकी टाइम पंजाब सरकार करे। मंत्री जी, आपके जो सारा विपक्ष है, कल से शुरू होने वाला जो पालतू सत्र है, उसमें प्राइवेट बिल लेके आ रहे हैं कृषि कानूनों को लेकर। आएंगे, देखेंगे, किसान हित ऐसी कोई काम होगा तो हरियाणा सरकार उसको करने के लिए तैयार है। लेकिन तो आप सुन रहे थे हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल को चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने बड़ौदा उपचुनाव को लेकर कहा कि हम यहां से चुनाव जीत रहे हैं, और ये सारे का सारा कृषि कानूनों को लेकर जो ड्रामा किया जा रहा था वो सब विपक्ष का ड्रामा था, कांग्रेस का ड्रामा था। सीधे तौर पर किसानों ने हमें स्वीकार कर लिया है, और इसमें कोई दो राय नहीं कि बड़ौदा उपचुनाव में पहली बार कमल खिलेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर।